हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम इंडियन पॉलिटी के भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है? भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, जबकि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व की बात करता है और भाग 4A मौलिक कर्तव्य की बात करता है, जबकि भाग 5 संघ की बात करता है और इसी संघ में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकलों का वर्णन किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 53 कहता है भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होगा, जबकि आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 52। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो देखिए भारत का जो वास्तविक शासक होता है वो होता है प्रधानमंत्री और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और आर्टिकल 53 इसकी व्याख्या करता है। राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है राज्यपाल और बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत के संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संसद। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, जो कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से हम लोग एमपी और एमएलए को चुनते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा एमपी और एमएलए को चुनते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति की बात करता है। इसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। इस निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं के सभी सदस्य होते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, जबकि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 56। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था आर्टिकल 57 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, जबकि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता भी आवश्यक है और वह देश का नागरिक होना भी आवश्यक है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 लाख रुपए। राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से 12 महीने में 30 लाख रुपए सालाना पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आर्टिकल 60 भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है, जबकि आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की बात करता है और आर्टिकल 165 राज्य में महाधिवक्ता की बात करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की बात करता है और अनुच्छेद 72 क्षमादान की बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। संसद के द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को सरकार को गिराने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संसद द्वारा महाभियोग से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन पहले। बी इज राइट आंसर, 14 डेज। अगला सवाल है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए कहता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। आर्टिकल 249 कहता है कि राजसूची के विषय में कानून पास करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों में कम से कम 2/3 सदस्य जरूर होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है सदन के
कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन चाहिए, जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में सही है। और आर्टिकल 61 इसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन सी कहता है सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य जो कि केंद्र या राज्य में सरकार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सदन के विशेष बहुमत का प्रयोग संविधान के संशोधन में किया जाता है। और आर्टिकल 368 इसकी व्याख्या करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगला सवाल है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, जबकि राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जबकि जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव की विधि और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन यह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला सवाल है किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति को। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो देखिए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जबकि अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति को संसद के सदनों का विघटन और सत्रावसान की बात करता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित और संदेश भेजने की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 101 कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 74। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो देखिए, वित्त आयोग के भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 280 द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। राजकीय भाषा आयोग का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है और आर्टिकल 344 इसकी बात करता है। संघ लोक सेवा आयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा ही गठित होता है और आर्टिकल 316 इसकी बात करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। अगला सवाल है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर भारत के 7th CJI थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। एच कानिया भारत के 1st CJI थे, लेकिन इन्होंने भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है। PN भगवती भारत के 17वें CJI थे। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला जो कि भारत के 11वें CJI थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1969 ईस्वी के दौरान भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की पद पे मृत्यु के कारण और उपराष्ट्रपति पद खाली रहने के कारण न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, और आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 कहता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 कहता है, और नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात आर्टिकल 148 कहता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और मुख्य निर्वाचक आयुक्त का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो देखिए, भारत का महान न्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एक राज्य का राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सेना प्रमुख की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने रिटायरमेंट तक पद पर बना रह सकता है, चुनाव आयुक्त भी अपने रिटायरमेंट तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव से अगले 5 वर्ष तक लोकसभा अध्यक्ष बना रह सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 14, जिसमें 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा सदस्यों का नामित किया जाता है। इसलिए ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143 कहता है कि किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 132 हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है, जबकि आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जबकि अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना देना।
अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सदन के अधिवेशन के ना रहने की स्थिति में। अर्थात जब कोई भी सदन या लोकसभा या और राज्यसभा जब सदन की स्थिति में ना रहते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अब अगला सवाल है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और विघटन दोनों करने का अधिकार है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं और जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं और इन्हीं की मृत्यु 1969 ईस्वी के दौरान कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो जाती है और वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और यह सबसे आसान प्रश्न है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतिम सरकार में गृह मंत्री थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी कि निर्विरोध चुने जाने का उदाहरण है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। यह जनता पार्टी के शासन काल के दौरान निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति से ज्ञानी जैल सिंह में गृह मंत्री थे? पूर्व में कांग्रेस के गृह मंत्री थे और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति भी थे। ज्ञानी जैल सिंह गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।